बच्चा जब है पैदा होते ही मरा हुआ पैदा होता है, यानी मैं अपने शरीर को छोड़ के उस बच्चे के शरीर में चली जाती हूँ। मेरा ही सोल जो है उस बच्चे के अंदर चला गया है। इस जन्म में मुझे वो वापस आया था। वो जब हीलिंग हुआ था ऐसे लग रहा था किसी ने चाकू लेकर के मेरे पेट में, तो बहुत तेज ऐसे दर्द हुआ। जो प्रोसेस मुझे सिखाया गया था उसके थ्रू से मैं परमिशन लेते हुए अपने नाना जी के सोल से मैं मिली। अच्छा। हाँ, उसके भाई ने कहा कि मेरा भी वक्त आ गया था। इस जन्म का जो साथ था वो वही तक का था। नमस्कार, स्वागत है आप सबका मिस्टिकल टॉक्स के एक और नए एपिसोड में। और मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, सबसे पहले मैं उनका स्वागत करना चाहूँगा। डॉक्टर लक्ष्मी अजय, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे शो में। थैंक यू सो मच आदित्य जी। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि दोबारा मुझे मौका मिला यहाँ पर स्टूडियो में आके आपके साथ मेरे एक्सपीरियंसेस को शेयर करने का। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कैसे हो? सबसे पहले तो आप, क्या चल रहा है जीवन में? जीवन में सब कुछ अच्छा ही चल रहा है और आज मैं आशा करती हूँ कि जिस तरह की आज हमारी कॉन्वर्जेशन होगी इससे हमारे व्यूअर्स को बहुत ज़्यादा समझ और एक अलग अनुभव का एक्सपीरियंस मिल सकता है। इसी आशा के साथ आज हम शुरू करते हैं। जी। अब जैसे कि आपने कुछ टॉपिक्स के बारे में मुझे बताया, तो मुझे लगा कि यार ये बहुत ही एक यूनिक चीज़ मुझे लगी वो सुनने में भी। तो मेरे को बहुत एक इंटरेस्ट आया अंदर से कि हम इसके ऊपर ज़रूर पॉडकास्ट करें। कुछ यूनिक हमारे चैनल के लिए भी रहेगा और हमारी ऑडियंस के लिए भी रहेगा। तो जैसे कि आपने ज़िक्र किया पास्ट लाइफ रिग्रेशन का, जी पास्ट लाइफ रिग्रेशन और फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन। जी। तो ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट है क्या? सबसे पहले तो आप ये समझा दो। तो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि हमारे सनातन धर्म में पहले से ही माना जाता है ये पुनर्जन्म वाला कॉन्सेप्ट। जी। ये हम पहले ही पढ़ते आ रहे हैं कि अगर आपने पिछले जन्मों में कहीं पाप किया होगा तो दोबारा उसे जीने के लिए आपको एक और जन्म लेना होगा। जैसे बुद्ध का रूप हुआ था, वो माना जाता है कि उनको निर्वाणा प्राप्त हुई 600 जन्म लेने के बाद। ह्यूमन लाइफ 600 जन्म लेने के बाद उनको निर्वाणा की प्राप्ति हुई। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हमारे हिस्टोरिक टेक्स्ट में लिखे हैं और मान्यता भी है कि पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट होता है। सही बात। कहीं ना कहीं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जो हिस्टोरिक हमारे रेलेवेंसेस थे या जो बुक्स हुआ करते थे इसके ऊपर बनाए गए, ब्रिटिश और मुगल्स ने इसे कई बार डिस्ट्रॉय कर दिया था। आपको पता होगा कि नालंदा यूनिवर्सिटी 3 महीने तक जलती रही, उस पर कई सारी नॉलेज और किताबें जल गई थी। तो शायद कहीं ना कहीं वहाँ पे हमारे ये कॉन्सेप्ट को भी दबाया गया था या निकल गया था। तो हम कह सकते हैं कि 1970s 80s के करीब अमेरिकन एक साइकियाट्रिस्ट थे जो एक मेडिकल प्रोफेसर और डॉक्टर भी थे और अभी भी है वो। उनका नाम है डॉक्टर ब्रायन वीस। तो ये एक्चुअली अपना मेडिकल प्रोफेशन में थे, साइकियाट्रिस्ट थे। अपने पेशेंट्स को वो दवाइयों के तौर से थोड़ी थेरेपीज और जैसे कंडक्ट करते थे अपना सेशंस, और वो इसी तरह से ट्रीटमेंट अपने पेशेंट्स को देते थे। एक खास उनका एक पेशेंट था जिन्हें कहीं पे भी कितने भी थेरेपीज के बाद भी कोई आराम नहीं मिल रहा था। तब उन्होंने एक एज अ लास्ट रिसॉर्ट रिग्रेशन करके एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट या थेरेपी होता है साइकियाट्री में, जहाँ पे रिग्रेशन का मतलब है अपने पास्ट में जाना। जा करके शायद आप अभी अडल्ट हो तो आपके बचपन में जा करके उस जगह पर झांकना कि कहीं आपका कुछ ट्रॉमा रह गया हो या कहीं घाव लगा हो या किसी चीज का इमोशनली आपके अंदर एक असर रह गया हो। मतलब इसी जिंदगी के पास्ट में जानना। हाँ। तो जब इन्होंने ये वाला थेरेपी यूज किया तो वो जो पेशेंट है इस जन्म के बचपन में ना जा करके अपने पिछले जन्मों में चली गई थी। अच्छा। तो इस पेशेंट का नाम उन्होंने अपनी किताब में कैथरीन करके लिखा है। ओनली लव इज रियल, वन लाइफ मेनी मास्टर्स, इस तरह की कई सारी किताबें उन्होंने लिखे हैं। तो जब वहां से उन्हें पता चला तो इनिशियली इन्होंने इस पर विश्वास नहीं किया। उन्हें ऐसे लगा कि शायद कहीं कुछ गड़बड़ हो गया है या थेरेपी में कहीं कुछ सही नहीं जा रहा है। लेकिन दोबारा जब इन्होंने कंडक्ट किया तो दूसरी बार तीसरी बार में ऐसे ऐसे प्रमाण उनके सामने आते गए
कि फिर उन्हें मजबूरन होके इसे मानना पड़ा और उसके ऊपर उन्होंने फिर ज़्यादा और गहराई में रिसर्च की और साइंटिफिकली ये माना गया और या उन्होंने दुनिया के सामने ऐसा पेश किया कि ये पॉसिबल है कि हम अपने पिछले जन्मों से भी कहीं कर्म ले करके इस जन्म में आते हैं जो अनरिजॉल्व्ड होते हैं और उसके वजह से शायद कोई ट्रॉमा या कोई पेन या कोई फियर या किसी के साथ रिलेशनशिप इश्यूज ये सब हमारे आसपास में देखने को मिलता है जिस पिछले जन्म की वजह से जो कहीं ना कहीं उस जन्म में अनरिजॉल्व रह गया हो जो पूरा नहीं हो पाया हो यानी अचानक से किसी का डेथ होना या किसी का वचन दे करके वो पूरा ना हो पाना और उनका वो वैसे ही रह जाना तो उसे दोबारा कंप्लीट करने के लिए आपको दूसरे जन्म में आना ही पड़ता है और कहीं ना कहीं उसका असर आपको इस जन्म में आकर के कंप्लीट करना होता है। तो उन्होंने ये साइंटिफिकली इसे पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध किया इसे और आज पास्ट लाइफ रिग्रेशन और फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना और इंडिगोज चाइल्ड्स या स्टार सीड्स इस तरह के अलग अलग जीवों के बारे में एलियन लाइफ्स इन सब के कॉन्सेप्ट्स के बारे में इंटरप्लैनेटरी एक्सपीरियंसेस इन सब के बारे में उन्होंने और ज़्यादा इसे पॉपुलराइज किया और कई सारे मास्टर्स गुरुजन डिवाइन एंटिटीज इनके साथ का कनेक्शन भी उन्होंने संभव बनाया और इसे आज ये विश्व भर में काफ़ी प्रसिद्ध और पॉपुलर थेरेपी के रूप में ये प्रैक्टिस किया जाता है और हम देखते हैं कि कई सारे जगहों पर भारत में भी बहुत सारे ऐसे थेरेपिस्ट हैं जो आज बहुत पॉपुलरली और वाइडली इसे प्रैक्टिस कर रहे हैं जिससे कई सारे रिलेशनशिप इश्यूज हेल्थ इश्यूज ट्रॉमास फियर्स फोबियाज इस प्रकार के जो ट्रॉमाज या तकलीफें हैं ये दूर होते हुए हम देख पाते हैं। तो मेरा सौभाग्य रहा है कि 2011 में मैं खुद भी बहुत ज़्यादा एक कठिन परिस्थिति से गुजर रही थी। उस वक्त मैंने डॉक्टर ब्रायन वेस की किताबें पढ़ी और वहाँ से मेरे मन में ऐसी आशा जगी कि मैं शायद कहीं एक बार मुझे इस पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अनुभव हो पाए। अच्छा, ऐसी मेरी आशा थी। तो आपने उसका अनुभव किया हुआ है मतलब? तो बिल्कुल किया है और आज मैं एक सर्टिफाइड थेरेपिस्ट भी हूँ जहाँ पे मैंने 600 से भी अधिक सेशंस करके अपने पेशेंट्स में 95% प्लस एक्यूरेसी और सक्सेस रेशियो के साथ लोगों के लाइफ में बदलाव लाया है। तो ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं सिर्फ उस थेरेपी को एक्सपीरियंस करना चाह रही थी और आज खुद मैं एक थेरेपिस्ट हूँ और 600 से भी अधिक मैंने सेशंस अपने 8 सालों के अनुभव में कंडक्ट किया है। तो आपका क्या एक्सपीरियंस था अगर आप शेयर कर सको हमारे साथ? तो शुरुआत मैं अपने आप से ही करूंगी क्योंकि जब तक हम खुद उस चीज को अनुभव नहीं कर लेते हमें ऐसे लगता है कि हम दूसरों के ऊपर इसे प्रैक्टिस करना सही नहीं होगा। तो कोई भी थेरेपी को मेरा ऐसा मान्यता है कि अगर हम पर वो पॉजिटिव असर दे रहा है और उसका हमारे लाइफ में एक अच्छा प्रभाव आया है तो उसके बाद फिर हम पूरी दुनिया में इसको और पॉपुलर कर सकते हैं या इसकी मदद से हम और लोगों की भी मदद कर सकते हैं। तो शुरुआत ऐसे हुआ कि 2017-18 के करीब मुझे मौका मिला कि मैं एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सेशन अटेंड करूं। तो पुणे में एक टीचर थी जिन्होंने ये सेशन कंडक्ट किया था। 3 दिन का पूरा सेमिनार था जहाँ पे हमने कुछ गाइडेड मेडिटेशंस के थ्रू से एक ग्रुप सेशन को अनुभव किया था जहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस हमें हो पाए थे। उस वक्त मेरा एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम था जो मैं 13 सालों से अनुभव कर रही थी, वो है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का। इसकी शुरुआत हुई थी मेरे शादी के बाद और मेरे हस्बैंड मर्चेंट नेवी कैप्टन है तो वो रेगुलरली घर पे ना होने के बावजूद भी ये इन्फेक्शन जो था पहले आया जाता मतलब आता था 1-8 महीने रह करके फिर वो चला जाता था, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि मेरे हस्बैंड चाहे घर पे रहे ना रहे ये कंटिन्यूसली ये इन्फेक्शन हो रहा था। तो कई सारे टाइप ऑफ थेरेपीज जैसे एलोपैथी, इंटरनल मेडिसिन, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एक्सटर्नल क्रीम एप्लीकेशंस, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी इस प्रकार के कई सारे पैथीज या मेडिसिन या थेरेपीज मैंने ट्राई किए जिसमें कहीं पे भी मुझे कोई असर नहीं हुआ। तो इन अ वे मैंने इसके साथ जीना सीख लिया था। लेकिन वो एक ऐसा सेशन था जहाँ पे अचानक से मैंने अपने गुरु से बात करने के लिए
एक सेशन का एक्सपीरियंस मैंने लिया था। अच्छा। लेकिन ये मुझे लेकर के गया वहाँ पर जहाँ से इस पर्टिकुलर बीमारी की शुरुआत उस जन्म में मेरी हुई थी। अच्छा। तो उसमें ऐसे रहा था कि मैं एक स्पेन में एक रानी हूँ और मेरी जो शादी है वो किसी एक इंसान के साथ, एक रैंडम इंसान के साथ होती है और उससे मैं बेहद प्यार करती हूँ। हुँ। ठीक है? तो ये प्यार होने के बावजूद भी उस राजा और रानी को कोई बच्चा नहीं होता, यानी कि मुझे उस राजा को कोई मतलब कोई संतान नहीं है, तो हम बहुत थोड़े-से दुखी होते हैं। लेकिन 8 साल के बाद न्यूज़ मिलता है कि रानी जो है गर्भवती है। तो पूरे स्पेन भर में बहुत सेलिब्रेशंस होता है, बहुत मतलब खुशियाँ मनाई जाती है और जब बच्चा पैदा होना होता है, तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस ऐसे डेवलप होते हैं कि वो जो बच्चा है वो स्टिल बॉर्न पैदा होता है। अच्छा। मतलब बच्चा जब है पैदा होते ही मरा हुआ पैदा होता है। अब रानी के मन में राजा के लिए इतना प्यार और वो जानती है कि राजा सिर्फ इस संतान के लिए ही मतलब उसके वेटिंग में मतलब बहुत ज़्यादा वो राह में थे कि मेरी ज़िंदगी में एक नई खुशी आएगी। तो रानी क्या करती है अपने जीवन को यानी मैं अपने शरीर को छोड़ के उस बच्चे के शरीर में चली जाती। ओके। अब ये है एक्चुअल कॉन्सेप्ट। बाहर के देखने वाले को ऐसे लगेगा कि बच्चा पैदा हुआ था, मरा हुआ, लेकिन एक दाई थी जिसने वो बच्चे के अंदर जीव लाने की कोशिश करी। तो वो सीपीआर परफॉर्म कर रही है और रानी जो है शॉक में मर गई, लेकिन वो सीपीआर परफॉर्म करते-करते वो बच्चा जीवित हो गया। अच्छा। तो बाहर में मेडिकल के हिसाब से आप देखो तो ये टेक्निकली ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन सोल लेवल पे ऐसे हुआ है कि मैंने यानी रानी ने अपना शरीर छोड़ के मेरा ही सोल जो है उस बच्ची के अंदर चला गया है। और क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिलेटेड बर्थ चाइल्ड बर्थ रिलेटेड एक डिजीज रहा था, तो वो जो शॉक है वो वहाँ पे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बन करके इस जन्म में मुझे वो वापस आया था। और जब इसके बारे में वहाँ पे मुझे पता चला था तो हीलिंग उस प्रक्रिया एक होती है जहाँ पे हीलिंग होती है और वो जब हीलिंग हुआ था ऐसे लग रहा था किसी ने चाकू लेकर के मेरे पेट में चुभाया है। तो बहुत तेज ऐसे दर्द हुआ जिससे ऐसे लगा कि बहुत सारा जो अंदर का एक कचरा है या कुछ ऐसा है जो बाहर निकल गया और वो निकलने के बाद शरीर पूरा हल्का हो गया, वो हीलिंग होती कैसे? हीलिंग जैसे हो गया। हीलिंग होती कैसे? मतलब वो एक हिप्नोटिक प्रोसेस होती है जहाँ पे थोड़ा-सा हम प्रेयर्स देते हैं, मेंटली होता है? मेंटली ही होता है, कोई फिजिकल टच नहीं होता है। ये हमारे इमोशनल और मेंटल लेवल पे ही ये हीलिंग हो जाती है। हम इंस्ट्रक्शंस जैसे हमारे जो थेरेपिस्ट होते हैं वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उसके हिसाब से हमारे अंदर वो हीलिंग होती है। वो सर्टेन इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से हम हमारे अंदर का जो भी अनवांटेड एनर्जी से वो बाहर निकाल सकते हैं। तो ये प्रक्रिया होने के बाद 24 घंटे के अंदर मेरी जो हीलिंग है 95% तक मैं क्योर हो गई थी। जो 14 साल में कई सारे थेरेपीज के बाद भी ना हो पाया था, वो महज 24 आवर्स में इसका हीलिंग मुझे देख करके देखने मिला था इसका असर। अब इस बात को होते 8 साल गुजर गए। इन 8 सालों में वो बीमारी कभी भी लौट के वापस नहीं आई है। ना 5% भी इसकी अब तो पूरी तरह से 100% इसकी क्योर हो चुकी है और मैंने कभी भी 8 सालों में इसको दोबारा आते हुए एक बार भी नहीं किया है। और क्योंकि ये मैं एक मिरेकल से कम नहीं मानती इसको, सही बात है। तो मैंने सोचा कि क्योंकि मेरे लिए ये असर कर गया है, तो मुझे ये थेरेपी सीखना चाहिए। और इसी प्रकार से मेरे गुरु मिले जिन्होंने मुझे देखते ही कह दिया था कि लक्ष्मी तुम नेचुरोपैथी के लिए नहीं, तुम सिर्फ पीएलआर के लिए बनी हो। उनके अंडर में मैंने नेचुरोपैथी किया था डॉक्टर पीयूष सक्सेना। लेकिन उनकी मैं फर्स्ट स्टूडेंट रही जिनके लिए उन्होंने सिखाया और पास्टलाइफ रिग्रेशन का जो उनका ज्ञान था, उन्होंने मुझे अ, मतलब सिखाया और मैं उनकी पहली स्टूडेंट रही। इसके बाद उन्होंने कई हज़ारों स्टूडेंट्स को सिखाए हैं और उसके बाद फिर देयर वाज़ नो लुकिंग बैक। मेरे सीखने के बाद मैंने कई सारे लोगों के ऊपर ये थेरेपी ट्राई किया है,
95% प्लस एक्यूरेसी रेट और क्योरिंग और हीलिंग देखने मिला है, लोगों के ऊपर वो असर किया है और उसके बहुत अच्छे लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हमें देखने को मिले हैं। और साथ ही मैं आज के दिन पे मेरे गुरु के परमिशन से मैं और लोगों को भी ये थेरेपी सिखाती हूँ। ओके। तो यहाँ तक का जर्नी 8 सालों में मेरा रहा है। तो जैसे जो ये पूरा प्रोसेस होता है, ये काम कैसे करता है? मतलब आप जब इस थेरेपी है, ये जो भी है, इसको आप मतलब कैसे देते हो? हाँ, तो ये बहुत लोगों को ऐसे लगता है कि ये थेरेपी जो है आमने-सामने, इन प्रेज़ेंस ही देना होता है। पर एक ख़ास बात है कि जब कोविड हुआ था, जब लोग एक-दूसरे को इन पर्सन नहीं मिल पा रहे थे, तो हमने ये सेशंस ऑनलाइन पे ओवर द फ़ोन भी किया है। ओवरसीज़ में भी पेशेंट्स के साथ ये ट्राई किया है हमने। जैसे हमारे क्लाइंट्स थे ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, यूएस से, यूरोप से, ओके, और भी बहुत ज़्यादा शहरों से, इंडिया में ही दूसरे शहर से जो आ नहीं सकते हैं यहाँ पे, जैसे चंडीगढ़ हो गया या बैंगलोर हो गया या चेन्नई हो गया, जहाँ से लोग हमें आकर के पर्सनली नहीं मिल सकते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर भी हमने ओवर द फ़ोन ये सेशन या थेरेपी ट्राई किया है और इक्वल इफ़ेक्ट या असर के साथ इसका रिज़ल्ट हमें वहाँ पे भी मिला है। तो ये ऑनलाइन, ऑफ़लाइन दोनों प्रक्रिया से ये हो सकती है। इसमें ऐसे होता है कि ये 2 भागों में कंडक्ट किया जाता है। पहले भाग में हम ये समझ लेते हैं कि पेशेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट है, उनकी ज़िंदगी में क्या ऐसी तकलीफ़ें हैं, कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जिन्हें हमें एड्रेस करना है। तो बेसिकली एक काउंसलिंग सेशन होता है, जहाँ पे हम उनके सारे ट्रॉमास, जो भी तकलीफ़ें हैं, किसी के साथ अगर समझो अनबन है, जैसे सास और बहू में बहुत ज़्यादा बार देखा जाता है कि उनके बीच में रिश्ते अच्छे नहीं होते हैं, तो उसे समझने के लिए हम ये थेरेपी कर सकते हैं। कई बार फ़ोबियाज़ होते हैं, जैसे पानी में डूब के मरने का या आग को देख के जो डर लगता है या क्लॉस्ट्रोफोबिया का जैसे फ़ोबिया होता है। आजकल लोग हाइट से हाँ, हाइट से डर लगता है या किसी-किसी को सिंपल सा ऐसे लगता है कि गाड़ी चलाने से या साइकिल चलाने से भी डर लगता है। तो इसका क्या कनेक्शन है? और ये शायद इसका पास्ट लाइफ के साथ कोई रिग्रेशन या कोई कनेक्शन हो, इस चीज़ को हम समझ लेते हैं और सारे पॉइंटर्स को हम लिख लेते हैं। कई बार हमारे लाइफ में ऐसे कोई मेजर इश्यू नहीं होता है, हमें सिर्फ ये समझना होता है कि हमें आगे चल के क्या करना है। बेसिकली हमारे पर्पस को लाइफ में जानना। तो इसके लिए भी हम ये कर सकते हैं। कई बार हमारे जो डिपार्टेड सोल्स होते हैं, जैसे किसी के लाइफ में हम बहुत करीब थे, पेरेंट्स हो, ब्रदर हो, दादा-दादी, नाना-नानी, कोई करीबी रिश्तेदार जो अचानक से गुज़र गए और उनके साथ कई सारी अनकही बातें रह गई हो और मन में वो हमेशा गिल्ट रहा है कि ये हमें छोड़ के क्यों चले गए? इतनी जल्दी क्यों हमें छोड़ के चले गए? तो इस चीज़ का अफ़सोस हमेशा हमारे मन में रहता है। इसे बेहतर या क्लियर करने के लिए भी हम ये सेशंस या थेरेपी का यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफ़ेक्ट या रिज़ल्ट पता चल जाता है और पास्ट के जितने भी ट्रॉमास हैं वो क्लियर हो जाते हैं। जैसे हम काफ़ी सारे लोगों के अंदर ये ट्रॉमा बहुत ज़्यादा रहता है कि लाइक वो किसी की घर में अगर मृत्यु हुई है अपने किसी क्लोज वन की, तो वो उससे आज कभी बाहर ही नहीं आ पाते, मतलब सालों बीत जाते हैं, अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते। ऐसे भी बहुत सारे लोग हमें देखने को मिलते तो इसमें मैं 2 एग्ज़ाम्पल्स दे सकती हूँ, एक अपना खुद का और एक मेरे क्लाइंट का। अच्छा। तो सबसे पहला मेरा जो है कि मैं अपने बचपन में डॉक्टर बनना चाहती थी और मैंने पिछले एपिसोड में कहा था कि मैं अपने नाना जी से बहुत ज़्यादा क्लोज़ थी, वो मेरे पहले गुरु रहे हैं। हाँ। तो मैं 17 साल की थी जब मैं डॉक्टर ही बनना चाहती थी। 7 साल की उम्र से मेरे मन में था कि मेरा नाम बड़ी होकर के डॉक्टर लक्ष्मी होगा ओके। और मैं हमेशा अपने नाम के पहले डॉक्टर लिखती थी। तो मैं जब बड़ी हुई तो 17 साल की उम्र में उस टाइम पे उस साल में पहली बार उन्होंने मेडिकल के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम अनाउंस किया था। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए मैंने तैयारी तो कर ली थी, लेकिन एंट्रेंस एग्ज़ाम के बिल्कुल 1 दिन पहले मेरे नाना जी की मृत्यु हो गई। और इसका असर मेरी ज़िंदगी में इतना गहरा रहा कि मैंने सोच लिया कि अब मुझे डॉक्टर नहीं बनना है। और मैंने डॉक्टर का एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दिया। तो कई सारे लोगों ने कहा कि इस साल नहीं, अगले साल ट्राई कर लो, लेकिन मैंने नहीं किया। मैंने कहा कि अगर मैं डॉक्टर बन भी जाऊँगी, तो मेरे नाना जी जो मेरे सबसे करीब थे, उनको तो मैं वापस नहीं ला सकती, तो मुझे नहीं बनना है डॉक्टर। और इसी के साथ मेरा शायद सपना उस टाइम पे दब के रह गया हो।
लेकिन 20 साल तक इसी ट्रॉमा के साथ मैं जीती रही कि मेरे नाना जी मैं जब घर में नहीं थी उस टाइम पे इनका मृत्यु हो गया। ये कब की बात होगी वैसे? ये 1999 की बात है। तो 2017 में मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन ऑलरेडी सीख लिया था, लेकिन 2019 में मैं अचानक से बहुत ज़्यादा मेरे नाना जी की याद आ रही थी, तो मैंने सोचा कि एक बार ट्राई करती हूँ, खुद ही रिग्रेस करके उनसे बात करने का। तो ये बहुत कम लोग कर पाते हैं कि वो अपने पास्ट में जा कर के किसी से मिल पाना या कनेक्ट कर पाना। तो फिर मैं थ्रू मेडिटेशंस जो प्रोसेस मुझे सिखाया गया था, उसके थ्रू से मैं परमिशन लेते हुए अपने नाना जी के सोल से मैं मिली। अच्छा। हाँ, तो 20 साल के बाद जब मैं उनसे मिली, ये 2019 की बात है, और उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि मैं उनके साथ घंटों बैठे बात करूँगी, लेकिन उन्होंने मुझे वक़्त दिया सिर्फ़ 2 मिनट का, अच्छा। और मैं शॉक्ड रह गई कि 2 मिनट में मैं क्या ही बात करूँ। तो उन्होंने कहा कि जो भी मुझे तुम्हें देना था, वो मैं तुम्हें ऑलरेडी दे चुका हूँ। तो मेरे अंदर का एक अंश तुम्हारे अंदर ऑलरेडी है। तुम्हें ऐसे लगता है कि मैं छोड़ कर के चला गया, लेकिन जो मैं छोड़ के गया वो सिर्फ़ मेरा फ़िज़िकल बॉडी छोड़ के गया। हुँ। एट द एथीरियल लेवल, एट द सोल लेवल, मेरा कनेक्शन तुम्हारे साथ ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। और जो भी लेसन्स या जो भी कुछ सिखाना था, वो मेरा सिखा के तुम्हारे साथ जो कनेक्शन था वो ख़त्म हो गया था, वो पूर्ण हो गया था। इसीलिए मेरे जाने का वक़्त आ गया था। और अगर तुम्हारे प्रेज़ेंस में मैं जाता, तो ना तुम मुझे जाने देती, ना मेरा मन करता कि मैं तुम्हें छोड़ के जाऊँ। और इसीलिए तुम्हारे एब्सेंस में मुझे जाना पड़ा। तब आप मतलब घर पे नहीं थे? मैं उस टाइम पे घर पे नहीं थी जब वो मुझे छोड़ के गए थे। ओके। और शायद इसीलिए ज़्यादा अफ़सोस था कि वो मेरे ना रहते हुए वो गुज़र गए। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि जभी भी तुम्हें ऐसे लगे कि मेरे गाइडेंस की ज़रूरत हो, आँखें बंद कर लेना, मुझे याद कर लेना, वो सारे लेसन्स जो मैंने तुम्हें सिखाए हैं, उसे रिकॉल करने की कोशिश करना। ठीक वही लेसन तुम्हारे सामने आएगा जिसका जवाब तुम ढूँढ रही हो। और ये जब हुआ, तो क्लैरिटी मिल गई। मेरे मन के अंदर का जो ग्रीफ़ था वो ख़त्म हो गया। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा खुश रहने लगी। आज भी मैं उनको सोच के मुझे खुशी के जो पल हैं वो याद आते हैं, क्योंकि मैं आज जानती हूँ कि वो आज भी इन द स्पिरिचुअल फॉर्म मेरे साथ है, जो मेरे स्पिरिट गाइड बन के वो अ, मेरा साथ दे रहे हैं। सही। और इसके ठीक 5 साल के बाद मिरेकल ऐसे हुआ कि मुझे डॉक्टरेट डिग्री का हासिल, मतलब पदवी हासिल हुआ। अच्छा। तो ये मैं कह सकती हूँ इन अ वे बाहर की दुनिया के लिए मिरेकल होगा, लेकिन ये सिर्फ क्लियरिंग ऑफ पास्ट ट्रॉमा था, जो 20 साल तक अटका पड़ा हुआ था। जब वो ट्रॉमा क्लियर हो गया, तो ऑटोमैटिकली डॉक्टरेट डिग्री मेरे नाम के साथ जुड़ गया, जो हमेशा से ही मैंने और नाना जी ने साथ में मिलके सपने देखे थे कि बड़ी होकर के मेरी पोती डॉक्टर बनेगी। तो यानी कि वो कहते हैं ना कि जो आपके भाग्य में होता है वो कहीं न कहीं वो पूरा हो ही जाता है। हो ही जाता है। जी। तो ये मेरा पहला एग्जाम्पल है। दूसरा मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगी मेरी एक फ्रेंड की, जिनकी मदर और ब्रदर दोनों का ही डेथ एक के बाद एक 13 दिनों के अंतर्गत, मतलब माँ कैंसर से उनकी मृत्यु हो गई थी, और उसके 13 दिनों के अंदर-अंदर ही उनके ब्रदर की भी मृत्यु हो गई। तो ये Okay. काफ़ी गहरे सदमे में थी, और ये जानना चाहती थी कि क्या, मतलब ये मुझे पसंद नहीं करते, जो दोनों ही मुझे छोड़ के एक के बाद एक चले गए। और उसके बाद उनके मन के अंदर एक डेथ का फ़ियर मन में बैठ गया था कि अब ये दोनों गुज़र गए, कहीं हमारी भी मृत्यु ना हो जाए, मेरे पिताजी की मृत्यु ना हो जाए, मेरे हस्बैंड की मृत्यु ना हो जाए, मेरे बच्चों का मृत्यु ना हो जाए। मतलब ये वाला डर हमेशा उनके मन को खाए जा रहा था। तो हमने बहुत सारी थेरेपीज़, उन्होंने इनफैक्ट गोलियाँ वग़ैरह भी ट्राई की कि इस ट्रॉमा से वो बाहर निकले, पर कुछ भी असर नहीं किया। एज़ अ लास्ट रिज़ॉर्ट हमने ये थेरेपी उनके ऊपर जस्ट एज़ अ फ्रेंड मैंने उनके ऊपर ये ट्राई किया। मैंने कहा इसका कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं होता है, एक बार ट्राई कर लो। और ट्राई जब हमने किया तो इसका इतना सुंदर असर आया कि अगेन यही बात उनकी माँ ने आके कही कि मेरा साथ हमेशा रहेगा तुम्हारे, मतलब जो भी आशीर्वाद है, जो भी प्यार है, कभी भी एज़ अ डॉटर तुमने मेरी ज़िंदगी में कोई मुझे कमी नहीं दी।
यू आर अ परफेक्ट डॉटर और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, आज भी खुश हूँ। जिस तरीके से तुम अपने परिवार को, अपने पिताजी को सँभाल रही हो, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। ऐसे उसकी माँ ने उन्हें मैसेज दिया और उसके भाई ने कहा कि मेरा भी वक़्त आ गया था और मैं जानता था उनकी मतलब शादी हो के उनका भी फैमिली है। तो उन्होंने कहा कि इस जन्म का जो साथ था वो वहीं तक का था, इसीलिए मुझे बैक टू बैक जाना पड़ा। ये टाइमिंग का कोइंसिडेंस था कि हम दोनों को ही एक-दूसरे के पीछे जाना पड़ा था, लेकिन इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। और उसके बाद इतने सारे साल बीत गए हैं, अब तुम्हें ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि कहीं पर भी इसका असर तुम्हारे बाकी परिवार वालों पर नहीं आएगा। ये पर्टिकुलरली कोविड टाइम पे उनके मन का जो डर था वो ज़्यादा हो गया था। तो उन्हें एश्योरेंस दिया गया था कि किसी को भी कोविड के टाइम पे कुछ भी नहीं होगा और सभी लोग स्वस्थ रहेंगे, अच्छा रहेंगे, उनका पूरा परिवार का साथ हमेशा रहेगा, काफ़ी लंबे टाइम तक रहेगा। उसके बाद वो जो सुकून उनको मिला या जो हीलिंग उस सेशन के वजह से हुई, उसमें देखा गया कि जो भी उनका पास्ट ट्रॉमा था वो क्लियर हो गया। मेन जो है वो फ़ियर ऑफ डेथ, ये वाला जो फ़ियर या जो फ़ोबिया है, वो उनके मन से निकल गया और एक कॉन्फिडेंस आ गया, जीने की एक नई वजह मिल गई और खुशियों के साथ मतलब वो पहले जैसे डर के साथ वो अपनी फैमिली के साथ जी रही थी कि कहीं मेरे बच्चे को कुछ ना हो जाए, हस्बैंड को कुछ ना हो जाए, पिताजी को कुछ ना हो जाए। अब वो खुशी-खुशी हर चीज़ का अनुभव लेते हुए अपने परिवार के साथ एक वक़्त बिता रही है, एक क्वालिटी टाइम बिता रही है, जिसकी वजह से उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ़ बहुत ज़्यादा हद तक सुधर चुका है। सही। तो ऐसे प्रोग्रेस हम क्लाइंट्स में जब देखने को मिलता है तो मन को भी बड़ा सुकून मिलता है कि हमारी वजह से कहीं न कहीं हम एक मीडियम या चैनल बने हैं कि हमारी वजह से इनकी लाइफ़ में खुशियों का आगमन हुआ है। अच्छा लक्ष्मी जी, जैसे कि एक चीज़ मेरे दिमाग में भी आई कि जैसे कि हम देखते हैं कि जब हम पैदा होते हैं तो हमारी कुंडली बनाई जाती है। तो कुंडली जो होती है, अब वो है तो इस जन्म के लिए, लेकिन क्या कुंडली में पिछले जन्म की चीज़ें भी जुड़ी हुई होती हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि कुंडली में काफ़ी सारे दोष भी होते हैं, लाइक काल सर्प दोष, मंगल दोष, ऐसे बहुत सारे दोष हमें देखने को मिलते हैं। तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंस मैं बताना चाहूँगी काल सर्प के इंस्टेंस पे क्योंकि आपने ये बात निकाली। तो दोष जो भी होते हैं वो कहीं न कहीं हमारे पास्ट के कर्मों से ही जुड़े होते हैं। तो ये पर्टिकुलर एक केस मैं बताना चाहूँगी जहाँ पे काल सर्प का हुँ, हुँ। अ, असर था उनके ऊपर। तो मैं इसे दोष नहीं, अपने भाषा में मैं इसे योग कहती हूँ। क्योंकि जो भी हमारे लाइफ में चाहे दोष हो या कुछ भी हो, हम इसे अपना योग मान करके अगर चलेंगे तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। ये मैंने जाना है। मतलब देखने का नज़रिया हम जब बदल देते, सही बात। चीज़ तो सेम ही है, लेकिन जब देखने का नज़रिया जब बदल जाता है तो अंदर से एक ताकत पैदा हो जाती है कि ये एक योग है, इसे हम मैनेज कर पाएँगे। तो इसका मैनेजमेंट हमारे लिए और आसान हो जाता है। तो अब इस पर्टिकुलर केस में इनके लाइफ में एक काल सर्प का योग था और वो बहुत ज़्यादा उसमें शायद तकलीफ में थे और उनके हेल्थ में रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे थे, फाइनेंसेस में इश्यूज़ आ रहे थे, ओवरऑल लाइफ की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी। तो वो आए एज़ अ लास्ट रिज़ॉर्ट, हमेशा लोग लास्ट रिज़ॉर्ट के हिसाब से ही आते हैं क्योंकि बहुत कुछ ट्राई कर लिया, उसमें कुछ असर नहीं मिला, तो ये भी ट्राई कर लेते, क्या पता इसमें कुछ असर मिल जाए। तो जब हमने इनके ऊपर थेरेपी स्टार्ट किया, जब सेशन स्टार्ट हुई, तो देखा गया था कि ये एक पर्टिकुलर टाइम में जंगल में वो लकड़ियाँ काटते थे। हुँ, तो जब लकड़ियाँ काट रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक साँप का पुतला था, मतलब एक पेड़ के नीचे एक स्नेक होल था, जहाँ पे 2 नाग और नागिन ने अंडे डाले थे। ओके। और ये भी देखा गया था कि वहाँ से एक तेज़ रोशनी चमक रही थी। तो अब ये जो वुड कटर था, पिछले जन्म में यही थे जो वुड कटर थे, पेड़ काटते वक़्त उनको वो रोशनी की समझ आ गई या चमक आ गया और इनके अंदर बैठ गया ग्रीड कि मुझे वो मणि लेना है, ताकि मैं जल्दी से पैसा बना सकूँ। हुँ, 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 सही। और
उन्होंने क्या किया कि जब नाग और नागिन नहीं थे, उन्होंने वो मणि को लेने की कोशिश की। अच्छा। और मणि को लेने की कोशिश में वो जो अंडे वहाँ पे डाले गए थे, वो डिस्ट्रॉय हो गए। ओके। और क्योंकि वो अंडे डिस्ट्रॉय हो गए और उस डिस्ट्रक्शन को वो नाग और नागिन ने ऑब्वियसली वो बहुत मुश्किल से उन्होंने अंडा दिया था, मतलब साथ में मिल कर के, और कहते कि नाग का दोष बड़ा गहरा होता है। तो उन्होंने वहाँ पे एक श्राप दे दिया था कि इनको जो है नाग का दोष रहेगा और इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें आएँगी। और बच्चों की वजह से भी लाइफ में ऐसे तकलीफ़ें इनको देखने को मिलेगा। तो ये असर जब पता चला, तो हमने इनके हीलिंग के तौर पे उस नाग-नागिन के उस सोल तक हमने माफ़ी कहलवाया उनसे। उनके सोल तक का जो मैसेज है कि जानबूझ के जो उस जन्म में किया था, इस जन्म का जो भी उसका असर था वो अब ख़त्म करें, ऐसा रिक्वेस्ट हमने उस सोल को दिया था। और एट द सोल लेवल हमें पता चल जाता है कि माफ़ी मिली है या नहीं। अच्छा। सामने से वो सोल आकर के ये पता कर देते हैं हमें कि माफ़ी दे दी गई है या नहीं, ये चीज़ का हमें पता चल जाता है। इनफैक्ट जो इंसान वो सेशन को एक्सपीरियंस कर रहा है, उन्हें ही पता चल जाता है। और एक अलग लेवल की खुशी मिलती है जब वो रिलीफ़ उससे मिल जाता है। तो वहाँ से हमने इनसे माफ़ी मंगवाई और इन्होंने जब माफ़ी दे दी, तो वहाँ से भी माफ़ी मिल गई थी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम जो है, कभी भी किसी और को ऐसे तकलीफ़ नहीं देंगे। और इन्होंने फिर राहु काल में, और मतलब राहु केतु का जो काल होता है, और हर शनिवार को ऐसे कुछ असर उनको वहीं से उसी गाइडेंस के थ्रू से मिला था कि हनुमान जी के मंदिर में शिव जी को जाके सोमवार के दिन दूध चढ़ाना है लिंग में। इस प्रकार के कुछ अनुभव उनको वहाँ से हुए थे कि शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाके एक बार दर्शन करके आना है, और कुछ गरीब लोगों को खाना खिलाना है, कुछ गरीब बच्चों को अगर हो सके तो किताबें लेके देनी है, इस प्रकार के। और किसी भी जीव-जंतु को उनको इम्पैक्ट या मतलब चोट नहीं पहुँचाना है या मारना नहीं है। इस प्रकार के गाइडेंस उनको उसी थ्रू से मिल गए थे, क्योंकि हमने पूछा था कि आप अगर कोई गाइडेंस देना चाहोगे इस जन्म के लिए कि मेरा ये लाइफ और बेहतर हो सके, तो वहाँ से ऐसे गाइडेंसेस उनको मिल गए थे। और वो जब हो गया, उससे वो बाहर आए, उसके बाद उनकी ज़िंदगी में ऑलमोस्ट 80% तक का बेहतर होना शुरू हो गया। मतलब चीज़ें बेहतर होने लगी, फाइनेंशियल सिचुएशन इनकी बेटर होने लगी, इनका हेल्थ पे बेटर असर होने लगा कि ये और हेल्दी होने लगे, जो बीमारियाँ थी वो कम होने लगी। ऐसे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट्स इनकी लाइफ में देखने को मिला। तो ऐसे भी दोष जो है हम थ्रू पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी ख़त्म कर सकते हैं, ये उस टाइम पे ही पता चला। तो मेरे गुरु का भी काफ़ी गाइडेंस रहा है कि हम कोई भी केस लेने से पहले एक बार उनसे पूछ लेते हैं कि क्या इस पे असर करेगा। तो वो उनका एक ही मानना है कि क्योंकि इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता है, ट्राई करने में कुछ नहीं जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो सबको ध्यान में रखना है। जब कोई क्लाइंट ही कहते हैं हमारे पास आते हैं, तो हम कहते हैं कि 3 चीज़ों के ऊपर विश्वास, फ़ेथ या ट्रस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक है खुद के ऊपर, हुँ। द ट्रस्ट एंड फेथ इन द सेल्फ, कि जो भी वो अनुभव कर रहे हैं, जो भी हो रहा है, वो सही जा रहा है, कोई भ्रम नहीं है, कोई कल्पना नहीं है, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है जो ये अपने आप से बना रहे हैं। ये पहला विश्वास या फेथ होना है। सेकंड, उस थेरेपिस्ट के ऊपर कि जो भी इन्फॉर्मेशन आप इनके साथ शेयर करेंगे, जितना ट्रांसपेरेंसी के साथ शेयर करेंगे उतना अच्छा। इनका जो प्राइवेसी इश्यूज़ होता है कि हम इनकी आइडेंटिटी को बाहर ना दें, हुँ। ये हमारे एथिक्स में आता है कि हम इनकी आइडेंटिटी को नहीं पता करते, इनका एड्रेस, नाम कहीं पे भी हम इसे यूज़ नहीं करते हैं। एज़ अ केस स्टडी हम एग्ज़ाम्पल्स देते हैं कि ताकि लोगों के मन में एक फ़ेथ आ जाए जिस थेरेपी के ऊपर। इसीलिए एज़ अ केस स्टडी हम इसे ले लेते हैं, हम खुद का भी केस स्टडीज़ देते हैं, और इससे कैसे लोगों के मन में एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, ये असर करेगा। तो वो फ़ेथ की वजह से हम पहले से ये बता देते हैं। तो फ़ेथ इन द थेरेपिस्ट, ये होना सेकंड पॉइंट। और थर्ड है फ़ेथ इन द यूनिवर्स, क्योंकि ब्रह्मांड ने इस
पर्टिकुलर मोमेंट को आपकी ज़िंदगी में पेश किया है, जी। तो ये चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी और बेहतर हो इसके आगे। इसी की वजह से ऐसे लोगों का साथ, ऐसे लोगों के साथ आपका वार्तालाप और इन एक्सपीरियंसेस के बारे में आपको और ज़्यादा जानकारी मिल जाती है, ताकि आप इसका असर लेकर के या इसका इम्पैक्ट समझ के इसके क्वालिटीज़ को आप और बेहतर अपनी लाइफ को बना सको। तो फेथ इन द यूनिवर्स। अच्छा लक्ष्मी जी, जैसे कि एक चीज़ हम देखते हैं कि मूवीज़ के थ्रू कि कि कोई अगर अपने पास्ट में चला गया, मतलब अभी तो हम केवल हमारा माइंड जा रहा है, जो आप एक को वो बता रहे हो थेरेपी के थ्रू, तो देख रहे हैं कि कोई पास्ट में गया और वहीं अटक गया, तो ऐसा तो नहीं होगा कि हमारा माइंड पास्ट में अटक जाएगा? हाँ, हाँ, ये डर बहुत सारे क्लाइंट्स को रहता ही है कि कहीं हम वहाँ पे पहुँच के वहीं पे तो नहीं रह जाएँगे जी। और वहाँ का कुछ बुरा असर हमारे ऊपर तो नहीं आ जाएगा। तो इस डर को, ये एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी है हमारे लिए। तो इसे क्लियर करने के लिए हम 2-3 चीज़ों का फैक्ट सामने रख देते हैं। एक होता है कि ये आपके लिए कॉन्शियस हिप्नोटिक थेरेपी होती है। मतलब आप अपने कॉन्शियसनेस में रहते हो, साथ ही में एक हिप्नोटिक ट्रांस में चले जाते हो, जिसकी वजह से आपके लिए ये एक पैरेलल एक्सपीरियंस, जैसे आप मूवी में या फिर एक 3D मूवी का एक्सपीरियंस ले रहे हो या 5D मूवी का एक्सपीरियंस ले रहे हो, तो आप हो तो उस रूम के अंदर उस चेयर के ऊपर, लेकिन कहीं से हवा आ रही है, कहीं से आपको गुदगुदी हो रही है, कहीं ऊपर से नीचे जाने का अनुभव हो रहा है, कहीं ऊपर से कुछ गिर रहा है, इस प्रकार का अनुभव होता है। तो ये असर भी कई बार उस प्रकार की होती है। तो ये कॉन्शियस हिप्नोटिक ट्रांस होता है। तो हम एक्चुअल में उस टाइमलाइन पे ट्रैवल नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, सोल की पॉसिबिलिटी है कि अगर समझो आपने सोचा कि इस जन्म में रहते हुए कि मुझे, समझो राजा विक्रमादित्य के ज़माने पर जा करके उस ज़माने का ये जो आर्किटेक्चर था ना, उसके बारे में मुझे जानना है, या मैं वहाँ का एक शिल्पकार बनना चाहता हूँ। तो सोल ने ये डिसाइड किया इस जन्म में। अब उन्होंने जाके ये पेटिशन रख लिया आफ्टर लाइफ में कि मुझे जाना है। तो कई बार ऐसे लगता है कि आज तो हम 21वीं सदी में हैं, तो हम पहले कैसे जा सकते हैं? लेकिन सोल के लिए जो है, लीनियर टाइमलाइन नहीं होता है। सोल के लिए कोई भी टाइमलाइन पे वो स्विच कर सकता है। अच्छा। अगर मेरे सोल ने ये डिसाइड किया कि मुझे शिल्पकार बनना है ऑफ द 13th सेंचुरी या 12th सेंचुरी, तो मेरे सोल 21वीं सदी में आज जन्म लिया है, लेकिन ये ट्रैवल कर सकता है 12वीं सदी में, वहाँ का शिल्पकार बन के वो पूरे लाइफ को वो जी सकता है अपने अगले जन्म में, और फिर वो चाहे तो वो हो सके कि 200 साल आगे भी जाए, वहाँ की टेक्नोलॉजीज को जान ले, या दूसरे ब्रह्मांड में चले जाए, दूसरे प्लैनेट्स पे जाके वहाँ के लाइफ को वो एक्सपीरियंस करके आए, क्योंकि वहाँ की एनर्जीज अलग लेवल की होती है। तो इस प्रकार के लाइफ के एक्सपीरियंसेस को भी लेकर के हम आ सकते हैं। लेकिन ये जब हम थेरेपी कर रहे हैं, उस सेशन के दौरान आप कहीं पे चले गए तो आप वहाँ पे अटके नहीं रहोगे, क्योंकि ये कॉन्शियस हिप्नोटिक ट्रांस। तो शायद आई होप कि इससे क्लैरिटी मिल जाए। सही। जैसे अभी आपने एक टॉपिक का ज़िक्र किया कि सोल ट्रैवल करती है, तो हम काफ़ी सारी चीज़ें देखते रहते हैं कि लाइक हमें मूवीज़ में भी काफ़ी दिखाया गया है कि सोल ट्रैवल करना, या फिर कह सकते हो कि इंसान ही पास्ट में ट्रैवल कर लेते हैं, जी। या फिर ब्रह्मांड में कहीं और ट्रैवल कर लेते हैं। लाइक हमने एक मूवी देखी इंटरस्टेलर, जी। तो उसमें हमें दिखाया गया है कि वो स्पेस टाइम में ट्रैवल करते हैं। तो ऐसा दिखाते हैं ना कि यहाँ का टाइम बहुत तेज़ी से बीतता है और वहाँ पे बहुत धीरे बीतता है टाइम, कि वहाँ पे जब वो वापसी आते हैं तो वो सब बुजुर्ग हो चुके होते हैं। राइट। तो इंटरस्टेलर एक काफी पॉपुलर मूवी रही है, विश्व भर में इसको काफी ज्यादा पसंद किया है लोगों ने। तो हम देखते हैं जब ये मूवी का कॉन्सेप्ट बनता है, इसकी आइडियाज कहाँ से आती है? कहीं ना कहीं कोई एक्सपीरियंस रहा होगा, या ऐसा कुछ अनुभव या सपना या ऐसा कुछ कहीं से तो जुड़ा, एक कड़ी जुड़ना चाहिए, जिसकी वजह से ऐसे अनुभव या सोच भी इंसान के दिमाग में आता है। तो इसी से हमें पता चल जाता है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि लोगों ने ऑलरेडी वहां का अनुभव लिया है, इसीलिए इस जन्म में, या फिर उनके कैसे पैरेलल, जैसे कि आज के दिन पे एस्ट्रोफिजिसिस्ट ने ये भी प्रूव किया है कि ये ब्रह्मांड का जो, अगर हम रेशियो को देखें या इसके साइज को देखें, तो इंसान के अंदर ईगो बड़ा होता है, बहुत बड़ा ईगो लेकर के चलता है।
लेकिन हम इसके ईगो को इस एग्जाम्पल के दौर से समझने की कोशिश करेंगे कि आज हम एक इंसान है, हो सकता है कि हम बहुत बड़े लेवल पे है, पोजीशन पे है, वर्ल्ड्स रिचेस्ट है, मोस्ट पावरफुल है, हो सकता है, लेकिन ये आपकी आइडेंटिटी है जो आप एक पर्टिकुलर जगह पर, समझो यूएस के कहीं पे एक पर्टिकुलर सिटी के एक शहर के एक घर में आप रह रहे हो जी, और ये पृथ्वी में है। पृथ्वी में आपके जैसे 800 करोड़ लोग है। जी, तो अब आप इनके सामने आपकी आइडेंटिटी छोटी हो गई और पृथ्वी जो है हमारे सोलर सिस्टम की वन ऑफ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। सही, तो अब आप उसके कंपैरिजन में अपनी साइज को देख लो और हमारे सोलर सिस्टम जैसे कई सारे सोलर सिस्टम सिर्फ हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में है और मिल्की वे जैसे कई सारी गैलेक्सीज सिर्फ हमारे ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स में है। और आज के दिन पे एस्ट्रोफिजिसिस्ट ये भी मानते हैं कि सिर्फ यूनिवर्स ही नहीं, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड पैरेलल यूनिवर्स यानी कि मल्टीवर्स का भी ये पॉसिबिलिटीज को बता रहे हैं। सही, इसके ऊपर साइंटिफिक रिसर्च भी चल रही है। अब आप ये सोच के चलिए कि इतने बड़ी पॉसिबिलिटी में आप कैसे कह सकते हो कि दूसरे ब्रह्मांड में लाइफ नहीं हो सकते हैं। सही बात, जो लोग लॉजिकली ड्रिवन होते हैं तो इस लॉजिक या रेशियो या पॉसिबिलिटी या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से बता दे कि व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज दैट दूसरे ब्रह्मांड में जीव नहीं है। अगर इस रेशियो को लेकर के चले कि हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ एक अर्थ में है जहाँ पे लाइफ है, तो हमने अभी तक तो हमारे मिल्की वे गैलेक्सी को ही पूरा एक्सप्लोर नहीं किया है। सही बात। दूसरे गैलेक्सीज को तो छोड़िए, अब तो मल्टीवर्स की हम बात कर रहे हैं। हाँ, और इस पे भी काफ़ी मूवीज़ और मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट पे बनने लगी। तो इसी में जैसे एलियंस होते हैं, कई सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस भी हमारे साथ आए हैं। कुछ केस स्टडीज आए हैं जहाँ पे हमने सेशंस कंडक्ट किया हो और दूसरे ब्रह्मांड का एक्सपीरियंस रहा है। कई सारे बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअली एडवांस्ड होते हैं, इन्हें कहते हैं हम इंडिगो चाइल्ड या स्टार सीड्स। इस प्रकार के जीव भी हमारे बीच होते हैं। ऐसे भी माना जाता है कि जब हम अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं तो हमारे आसपास दूसरे प्लैनेट्स के कई सारे एडवांस लोग हो सकता है कि हमारी नज़र में ना आए, क्योंकि हमारी आईज और ईयर्स की एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी लिमिट होती है। उस लिमिट के ना अंदर ना बाहर वो देख पाती है, ना समझ पाती है, ना सुन पाती है। सही, तो हमारे फ्रीक्वेंसीज के बाहर वाले जो कुछ जीव होते हैं उनके बारे में तो हमें पता ही नहीं है। तो ऐसे क्या पॉसिबिलिटीज है कि दूसरी चीजें नहीं हो सकती। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम देखते हैं कि हम मंगल ग्रह पे जाने की कोशिश कर रहे हैं या हम चाँद पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा दूसरे प्लैनेट से हमारी धरती पर भी आके रिसर्च कर रहा हो या कुछ कर रहा हो, जो हमारी नज़र से बचा हुआ हो। ये तो हम सिर्फ हमारी लिमिटेशंस को आप देखिए कि हम सिर्फ मंगल ग्रह या चांद तक पहुंच पाए हैं। अब दूसरे ग्रहों का ऐसा एक्सपीरियंसेस रहा है जब हमने थेरेपीज या सेशंस कंडक्ट किए हैं जी, कि कई कोसों दूर, मतलब लाइट ईयर्स की दूरी पर ये ऐसे जीव या प्लैनेट्स है जो बहुत ही एडवांस लेवल्स के होते हैं और इनकी टेक्नोलॉजी, इनकी सोच, इनकी विजडम, इनकी समझ इतनी ज्यादा गहरी और हाई होती है कि हम इनके साथ अपना कंपैरिजन बिल्कुल कर ही नहीं सकते। तो इसीलिए अगर आपने देखा होगा, जब मैंने कुछ देर पहले ये कॉन्सेप्ट समझाया कि इंडिगो चाइल्ड या स्टार सीड्स, कुछ ऐसे लोगों को आपने देखा होगा जिनकी आईक्यू जो है बहुत ज्यादा हाई है। इनका इंट्यूटिव पावर जरूरत से ज्यादा है। सही, पैदाइशी वो अंधे हैं लेकिन इनको पूरे ज्ञान की प्राप्ति है। चारों वेदों की, पुराणों की, हर चीज का, मतलब जाप ले लो, कोई भी मंत्र ले लो, ये सब चीजों का उनको पूरी तरह से ज्ञान है। जी, मतलब एक 6 साल का बच्चा पूरा भगवत गीता का या पुराण का वो वर्णन कर रहा है। कहाँ से आता है ये नॉलेज? हुँ, तो ऐसे हम मानते हैं कि ये ब्रह्मांड की सृष्टि का दूसरे प्लैनेट से या दूसरे ग्रहों से आए हुए ऐसे लोग होते हैं जिनके आईक्यू लेवल्स नॉर्मल या आम धरती के लोगों के आईक्यू से ज़्यादा होती है। इनकी ईक्यू यानी कि इमोशनल कोशेंट एक अलग लेवल से, एक अलग फ्रीक्वेंसी से जुड़ती है। 2 टाइप ऑफ एसक्यू यानी कि सोशल कोशेंट और स्पिरिचुअल कोशेंट,
भी इनकी अलग लेवल की होती है, जिसकी वजह से इनको ज़्यादा इनसाइट्स मिलता है, लोगों के लिए कुछ अच्छा काम करना, दोबारा सोसाइटी के लिए कुछ वापस अच्छाई करके जाना। कुछ हीलर्स होते हैं, कुछ बड़े होकर के लोगों के समाज सेवा में लग जाते हैं, सेल्फलेस सेवा में लग जाते हैं, या ऐसे टेक्नोलॉजी का हमारे लिए दे करके जाते हैं जिसके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम ऐसे भी देख सकते हैं। जी। एक जैसे हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन हो गए, माना जाता है कि इनका आईक्यू सबसे ज़्यादा रहा है। जबकि वो पैदा हुए थे तो कहा गया था कि स्कूल से उनको 5वीं क्लास में निकाल दिया गया। सही बात है। तो आप समझ के देख लीजिए कि ये नॉर्मल लोगों से हट के होते हैं, लेकिन इनकी आईक्यू और जो समझ या सोच है बहुत अलग होती है। और डेफिनेटली ऐसे पॉसिबिलिटीज़ है कि जैसे हमने यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ देखे हैं कि एलियंस हो सकते हैं, ऐसे मूवीज़ बनाए हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट बाहर किए हैं। कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि हमने यूएफओ साइट किया है। तो ऐसे पॉसिबिलिटीज़ है कि बाकी ब्रह्मांड के लोग हमारे ऊपर ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं। वो अपने लोग यहाँ पे भेज रहे हैं ताकि यहाँ का कल्याण हो, यहाँ की एनर्जी फ्रीक्वेंसीज़ और बढ़ जाए। तो ये पॉसिबिलिटीज़ भी हैं। तो लक्ष्मी जी, सबसे पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत ही मज़ा आया इस चर्चा को करके आज एक और बार आपके साथ जुड़ के, और एक बहुत ही यूनिक मैं कहूँगा ये कन्वर्सेशन थी। हमारे लिए बहुत ही, चैनल के लिए भी और हमारे लिए भी। और मैं आशा करता हूँ लोगों को भी बहुत ज़्यादा, हमारी ऑडियंस को भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा इस एपिसोड में। मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि अगर लोगों के लाइफ में कोई ट्रॉमा है, कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस है या फ़ियर है, फ़ोबिया है, रिलेशनशिप्स में कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज़ है और कहीं से भी मतलब असर नहीं हो पा रहा है, तो इस थेरेपी को ज़रूर एक्सप्लोर करें। इसे एक ओपन माइंड के साथ एक्सप्लोर करें, ताकि इसका जो अनुभव है आपके लाइफ में शायद एक बेहतर फ्यूचर की तरफ आपको ले जा सके। तो इसी के साथ मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी इस मौके के लिए, और आशा करती हूँ कि हमारे ऑडियंस ने भी बहुत कुछ सीखा होगा इसके साथ। जी, बिल्कुल। और आपका एक और बार बहुत-बहुत धन्यवाद। आप दूसरी बार समय निकाल के हमारे पास आए हो। और बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों का भी कि आपने इस एपिसोड को एंड तक देखा है। और अगर अच्छा लगा एपिसोड, जुड़ जाइए चैनल के साथ में। ऐसे ही बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ आती रहेगी और हम उनसे अलग-अलग नए-नए विषयों पर चर्चा करते रहेंगे और नई-नई बातें जानते रहेंगे। मैं मिलूँगा आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।